अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया, जिसमें पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चाहते हैं आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात शफाफ बनाने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिख दिया है, जिसमें पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया है कि चाहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान। वुज़रा से कह दिया अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दे। महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी के इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें, अब हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। PTI हुकूमत को 2.5 साल गुजर गए, अब ज्यादा मेहनत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के पेश नज़र मालाकंड और दीगर मुकामात पर जल्द से मनसूख कर दिए। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर-ए-आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में होने वाली इंतजामी उमूर के हवाले से आगाह किया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइएगा अब तक इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या बताते हैं ज़रा। जी बिल्कुल, तकरीबन 4 बजे के करीब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान वज़ीर-ए-आला पहुँचे थे, जहाँ पर वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उनसे 1-on-1 मुलाकात की। जो ऐवान वज़ीर-ए-आला के ज़राए हैं, उनका ये बताना था कि वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से एक ब्रीफिंग दी है और ये बताया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के जो पंजाब में है 114 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो कायम किए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो अज़ला हैं उनके कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी जो ड्यूटियाँ हैं वो तफवीज़ की गई हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को दीगर इंतज़ामी अमूर बारे भी ब्रीफिंग दी गई है और ख़ास तौर पर जो पंजाब में कब्ज़ा माफिया है उस हवाले से जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया है। इसके अलावा वकला का एक वफ़द ऐवान वज़ीर-ए-आला में मौजूद है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगा। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को जो मौजूदा लाहौर समेत पंजाब में दीगर तरक्याती मंसूबे हैं उस बारे भी ब्रीफ किया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। कुछ बात कर लेते हैं PTM के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं PTM के हर इजलास में इख्तिलाफ राय होता है मगर फैसले इत्तफाक राय से होते हैं। इस्तीफों पर अभी इत्तफाक नहीं हो सका, मुस्तकबिल में हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर को खत लिखना बताता है कि उन्हें पार्लिमानी आदाब का इल्म नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। PTM ने हर फैसला जो है वो इत्तफाक राय से किया है। कल इस बात पर कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दिए जाएं या ना दिए जाएं, इस पर इत्तफाक राय कायम नहीं हो सका। इख्तलाफ राय हमारे हर इजलास में होता है, लेकिन इत्तफाक राय भी हर इजलास में हुआ, कल नहीं हो सका। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हो जाएगा। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर को खत लिखा है। वो वज़ीर-ए-आज़म जिसको ना पार्लिमान के आदाब का पता है, दो जाहिल जो आपस में खत लिख रहे हैं उनसे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। और PTM के कल होने वाले इजलास में क्या हुआ, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाल मटोल के साथ फजलुर रहमान को लॉन्ग मार्च मुलतवी करने से रोकती रही। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना को मनाने की कोशिश की मगर वो ना माने। बिलावल और मौलाना में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। बिलावल ने कहा पीपल्स पार्टी को PTM में रखना है या नहीं। मौलाना बोले फैसला आपको करना है, बताएं इस्तीफे देने हैं या नहीं। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल और संजय साधवानी की इस रिपोर्ट में। इमरान खान की
की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है, 24 घंटे की मार नहीं है। 24 घंटे में तुम्हें शिकस्त हो जाएगी। अगले साल तक हमारा नया वजीर आजम होगा। 24 घंटे में तुम्हें शिकस्त हो जाएगी। हुकूमत तो घर नहीं गई मगर पीडीएम में फूट जरूर पड़ गई। पीडीएम में लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है। 6 घंटे से जायद जारी रहने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी समाज सामने ले आया। जराए कहते हैं पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान से कहा कि लॉन्ग मार्च मुलतवी न किया जाए, जिस पर मौलाना राजी न हुए। आसिफ जरदारी और दीगर जियाले रहनुमा फजलुर रहमान को 4 घंटे तक मनाने की कोशिश करते रहे मगर कुछ फायदा न हुआ। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च पर इसरार तो करती रही मगर टाल मटोल के साथ। कहा लॉन्ग मार्च करना ही है तो 1 दिन का ही करें, तवील होगा तो हमारे काबिले 10 दिन में पहुँचेंगे। दीगर जमातों ने एतराज उठाया कि तब तक तो रमजान आ जाएगा। तलखी इतनी बढ़ी कि इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो ये तक कह गए कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में रखना है या नहीं। फजलुर रहमान ने साफ कह दिया फैसला आपको करना है, बताएं इस्तीफे देने हैं या नहीं। कल, जी हाँ कल हुआ क्या, एक जरदारी अपनों पे भारी पड़ गए। पीडीएम की तरफ से इस्तीफों के पुरजोर मुतालबे पर पहले साफ इनकार किया, फिर सोचने के लिए वक्त मांगा तो मौलाना ने लॉन्ग मार्च ही मुलतवी कर दिया। गुस्से में भरे फजलुर रहमान मुख्तसर ऐलान करके चलते बने, मरियम रोकती ही रह गई। 20 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर और इस्तीफे ख्वाबो ख्याल। आसिफ जरदारी ने ऑपोजिशन इत्तेहाद की हंडिया को फोड़ दिया। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी सुन लो। आसिफ जरदारी ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि पीडीएम तितर बितर हो गई। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों पर सोचने के लिए वक्त मांगा तो फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च ही मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। पीडीएम सरबराह मुख्तसर तरीन गुफ्तगू करके रवाना हो गए। मरियम ने पुकारा भी कि मौलाना रुक जाएं मगर मौलाना नहीं रुके। उवैस नूरानी भी फजलुर रहमान को चलने का इशारा करते रहे। फजलुर रहमान के रवाना होने के बाद डाइस मरियम ने संभाल लिया। हौसला, हौसला में खड़ी, मैं खड़ी हूँ। नून लीगी नायब सदर ने इस्तीफों पर कोई गुफ्तगू न की। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सीईसी में इस्तीफों पर मुशावरत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है पीडीएम मुत्तहिद है। जब इत्तेहाद बना रहे थे उसमें इस्तीफे का ऑप्शन रखा था, ये नहीं था कि इस्तीफों का ऑप्शन एटम बम की तरह आखिर होगा। कल 9 जमातें इस्तीफों के हक में थीं। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी कि वो 9 जमातों का मौक़िफ़ अपनी सीईसी के सामने रखे। हम पीपल्स पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, हुकूमत को हर वक्त परेशान रखना चाहते हैं। इसका भी इंतजार होगा कि पीडीएम का क्या बना। पीडीएम मुत्तहिद है, डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ राय आता रहता है। सो कल भी आया कि लॉन्ग मार्च का एंड क्या होगा। और चूंकि हम इब्तिदाई तौर पर जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है, इस्तीफे का ऑप्शन रखा है। इस्तीफे हमारा एटम बम है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह। इस्तीफे हमारा एटम बम है। अब जब हमने फैसला किया कि इस्लामाबाद की तरफ या पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे देंगे। कोई बात नहीं, पहले मरहले में सब कौमी असम्बली की इस्तीफे देंगे, आधा ऐवान खाली हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की कि आप अपने सीएसी के पास जाएं, उनके सामने 9 जमातों का मौक़िफ़ रखें और फिर आप हमें बताएं कि अब आपका मौक़िफ़ क्या है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और वो पीडीएम के रुकन रहें, उनके साथ रहें। हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। तो
पीटीएम इत्तेहाद में इख्तलाफात की कहानी। मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। आसिफ जरदारी से नाराज लीगी क़यादत और मौलाना फजल रहमान ने एका कर लिया। फजल रहमान ने साबिक सदर के रवैये को गैर जमहूरी करार दे दिया। कहा, मुझे आसिफ जरदारी की बातों पर अफसोस हुआ। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करके अच्छा फैसला किया। सियासत में सुकून आया है, रमजान ठंडा गुजरेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, आसिफ अली जरदारी कार्ड सीने से लगा कर खेलते हैं। नवाज शरीफ को अगर इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो दे दिया जाएगा। पीडीएम ने एक अच्छा फैसला किया। एजेंडा तो उनका एक ही था। इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, इनसे नहीं गिरने जा रहा था। उन्होंने सियासी फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। उन्होंने सोच समझ के किया होगा। रमज़ान ठंडा गुजरे मेरी ख्वाहिश थी। तरावियाँ भी पढ़नी और पढ़ानी होती हैं लोगों ने, तो एक ठंड के रोज़े गुजरेंगे। सियासत में एक सुकून आया, उनको असम्बलियों में आना चाहिए। इलेक्शन इस्लाहात करे। मैं पहले कह चुका हूँ कि वो शायद गए इसलिए हैं कि उन्होंने वापस नहीं आना। हमने तो नहीं कहा कि वो जाएं। अगर नवाज शरीफ साहब को इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। वो क्यों कहती है कि वो नहीं जाएंगी, ये उनको पता होगा। वो आपने खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है, कल पीडीएम के बयानिए की मौत हो गई। ये गैर फितरी इत्तेहाद था। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के इरादों को भांप लिया था। मरियम नवाज ने एतराफ़ कर लिया कि उनके वालिद को असल खतरा नैब से ही है। फिरदौस आशिक अवान लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। 6 माह मसनूई सांसों पे जिंदा रहने के बाद कल आखिर उस बयानिए की मौत वाक़या हो। जरदारी साहब को इस पूरी चैंपियनशिप और लीग जो चल रही थी उसे जीतने का एजाज़ हासिल हुआ। मरसू इस्तीफा ना डेसू। उन्होंने अपने सेनेटर भी बना लिए, सिंध में अपनी हुकूमत भी बचाई। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की भयानक लालच में मबनी चेहरे को भांप लिया था और आखिरी बयान जो एक कठपुतली एमएनए से दिलवाया गया उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। जो दवाई लेने गए थे उनकी बेटी ने कल इतराफ़ जुर्म कर लिया। उनकी जान को नैब से खतरा है। हकदार जो सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने नहीं आया, उसकी वादा माफ गवाह बनने का खतरा है। इसलिए उन्हें पाकिस्तान आने से रोका जा रहा है। पीडीएम की सियासत का जिस धूम से आपने देखा कल जनाजा निकला, तो मेरे मीडिया के साथी कह रहे थे कि मिठाई खिलाएं, तो मैं उन्हें कह रही हूँ कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि पीडीएम मुत्तहिद है और रहेगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा कि वो कभी इस्तीफे नहीं देगी। पीपल्स पार्टी को इस्तीफे देने के तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है। सीईसी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस्तीफे मौसर और आखिरी हरबा हैं। पीपल्स पार्टी ने कहीं पर ये नहीं कहा कि हम इस्तीफे बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो तरीक़ेकार है उस पर इख्तलाफ हो सकता है और हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया था कि हमने अगर इस्तीफ़े देने हैं तो ये बात ज़हन में रखी जाए कि इस्तीफ़ा हमारी इस एहतजाजी तहरीक का सबसे मौसर और सबसे आखिरी हरबा होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई गलत था। मैं आज भी समझता हूँ कि पीडीएम कायम है और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम कायम रहेगी और जो भी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होगा वो हम पीडीएम के सरबराही अगले इजलास में रखेंगे और मिलकर हम आगे चलेंगे। तो नून लीग की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। अकाउंट में मुंतकिल होने वाली मशकूक रकम की रसीदें और गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहिदों की दस्तावेजात साथ लाने का कहा गया है। नैब के मुताबिक उन्हें नए शवाहिद मिले हैं जिनसे मुतालिक तहकीकात करनी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास नकवी। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की एक और तलबी।
नोटिस के मुताबिक मरियम नवाज को 26 मार्च को दिन 11 बजे नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में 2008 में चौधरी शुगर मिल्स के 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स की मुंतकली से मुतालिक तफसीलात तलब की गयी। नोटिस में कहा गया है कि दुबई के बिजनेसमैन नासिर लोथा ने 2010 में 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स मुबैना तौर पर खरीदे और 2013 में ये शेयर्स हुसैन नवाज को मुंतकिल हुए। मरियम नवाज से कहा गया है कि शेयर्स का ओरिजिनल मुआहिदा साथ लाएं। बताया जाए कि 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स खरीदने के लिए रकम का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मरियम नवाज को 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहिदों की असल दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत की गई है। नोटिस में लीगी रहनुमा से कहा गया है कि चौधरी शुगर मिल के अकाउंट से 7 करोड़ रुपए आपके जाती अकाउंट में मुंतकिल हुए। इस रकम की ट्रांजैक्शन की तफसीलात साथ लाएं। नोटिस के मुताबिक रिमांड के दौरान मरियम नवाज गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी थी। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। इस बार कदम भारत को बढ़ाना होगा, तफसीलात जानिए अब से कुछ देर बाद। आमदन से जायद असासों का केस, सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी की सिंध हाई कोर्ट से जमानत का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि सिराज दुरानी समेत जमानत पर मौजूद दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट दरख्वास्त जमानत पर 2 माह में असर नौ फैसला करे। अदालत ने यह भी हिदायत की कि नैब मुकदमात पर समात हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच करे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जमानत देने के लिए कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में सिर्फ किताबी गुफ्तगू की है। तो जिक्र करते हैं सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब का। भारत कश्मीरियों को उनका हक दे तो ये उनके लिए भी इतना ही अच्छा है जितना पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अगर कश्मीर का मसला डायलॉग से हल हो जाए तो सारा खित्ता बदल जाएगा, मगर ये भी बता दिया है कि इस बार कदम भारत को ही बढ़ाना होगा। 5 अगस्त को जो भारत ने किया उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। इमरान खान सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब कर रहे थे। नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को राइट दी है कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें। अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए। डायलॉग के जरिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है। हम तो अपनी कोशिश करेंगे लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा। वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को नया एयर चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। नए एयर चीफ का ताल्लुक गुजरात के इलाके सिंध से है। ज़हीर अहमद बाबर ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले तीसरे सर्विसेज चीफ हैं। इससे पहले एडमिरल मोहम्मद शरीफ और जनरल राहील शरीफ सर्विसेज चीफ रह चुके हैं। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर मारूफ आलिम दीन हकीम गुलाम मोहम्मद के साहबजादे हैं। सक्कर में मुबैना पुलिस मुकाबले में इरफान जदोई की हलाकत का मामला, लवाहिकीन के धरने की कवरेज पर पुलिस ने उल्टा सहाफ़ी पर FIR काट दी। जाँ बहक तालिब इल्म के 2 भाई और नुमाइंदा समा साहिल जोगी को नामजद कर दिया गया। मशकूक मुकाबले की तहकीक ना हो सकी तो रिपोर्टर को दहशतगर्द बना डाला। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, ये सारा मामला था क्या और सहाफ़ियों पर यह सारा मलबा क्यों गिर रहा है? जी रमीज, देखें ये सक्कर पुलिस के मुबैना मुकाबले में सिंध यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म इरफान जदोई को 8 मार्च को हलाक किया गया था और पुलिस ने ये दावा किया था कि ये एक जो है मुजरिम है और उसने मुकाबला किया और मुकाबले में ये हलाक हो। तो 15 मार्च को लवाहिकी ने और सिविल सोसाइटी ने एडिशनल IG ऑफिस के सामने धरना दिया था। धरने के दौरान जो इन्होंने एडिशनल IG से मुलाकात करके रहनुमाओं ने ये मुतालबा पेश किया कि इरफान समूह जो SSP है उसको डीसीट करके अदालती कमीशन बिठाई जाए और मुबैना मुकाबले की जो है तहकीकात कराई जाए। तो इस हवाले से आज जो है पुलिस ने वो FIR दर्ज की है। FIR में जो हलाक हुआ है तालिबे इल्म इरफान जदोई, उनके 2 भाई भी शामिल है और उसके साथ साथ समा के रिपोर्टर यानी मुझ पर जो है FIR में नामजद किया गया है और उनमें जो दिफात शामिल की गई है वो 780 के और बगावत की दिफात शामिल की गई है और उनमें सिर्फ समा को टारगेट करके इस तरह से मेरा नाम जो है FIR में शामिल किया गया है। मेरा साथी रिपोर्टर जो दोस्त इमदाद कुलपोटो, उसका भी नाम इस FIR में शामिल है। मैं इस हवाले से बताता चलूं कि दीगर सहाफ़ी भी इस ठीक है साहिल, साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं PFUJ के रहनुमा राना अजीम साहब। राना साहब, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि सहाफ़ी कवरेज करने जाए तो उसका मलबा उस पर आ जाता है। इस सारे वाक़े पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए यहाँ तो ये लग रहा है कि जिस तरह सिंध के अंदर सहाफत करना एक जुर्म है, सहाफ़ी जो है उसको एक मुजरिम बना दिया गया है, वो अपने हक के लिए गया है, वो वहाँ पे अवाम की आवाज़ बन के गया। साहिल जोगी का क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि वो हक़ाइक़ को सामने ला रहा है, हक़ाइक़ को सामने लाकर जिन लोगों ने जुल्म किया उनको सामने ला रहा है और जो मजलूम है उनकी आवाज़ बन रहा है। यही उसका जुर्म है ना, जिसकी सजा देगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट जो है इस पर बिल्कुल स्टैंड लेगी। अभी मेरी GM जमाली साहब जो हमारे सदर है उनसे भी बात हुई है, वो पूरे पाकिस्तान में जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे कारकुन हैं, वो साहिल जोगी के साथ खड़े हैं। और अगर 24 घंटों के अंदर अंदर ये FIR खत्म ना की गई और वो पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान जो इस FIR को करवाने में मुलव्वस है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई न की गई तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। और हम समा TV के जो टीम है बिल्कुल उनके साथ कर रहे हैं। साहिल जोगी पे मुकदमा आज़ादी सहाफत पर मुकदमा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इससे पहले भी हमने देखा था कि साहिल जोगी के घर पर जो है वो छापा मारा गया था और चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो भी पामाल किया गया था। तो सर अब मुतालबा करते हैं हम कि FIR से साहिल जोगी का नाम हटाया जाए। ये सिर्फ नाम ही ना हटाया जाए, बल्कि जिन लोगों ने पीछे बैठ के ये FIR कटवाई है, जो इसके पीछे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफत को दबाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और इस हवाले से पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी एक हैं और हम इस पर हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 24 घंटों में FIR खत्म ना की गई तो फिर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सिंध के अंदर सिंध असम्बली का बाहर किया जाएगा, पंजाब में किया जाएगा, KPK में किया जाएगा, बलोचिस्तान में किया जाएगा। राना अजीम साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फिरदौस साहब, एक सहाफ़ी का काम होता है कि वो दोनों साइड ऑफ द स्टोरी आवाम के सामने लेकर आए। ये कैसा तर्ज अमल है कि जब सहाफ़ी इस तरह का काम करता है, दोनों तरफ का वर्जन वो देता है और उससे ही मुजरिम बना दिया जाता है? जी, मैं समझता हूँ कि ATC की जो शामिल की गई हैं FIR में दफात, वो वैसे ही काबिल मजम्मत चीज़ होती है और जब तक इसके ऊपर कोई सीनियर अफसर इजाज़त ना दे तो मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए। एक शख्स जो एक मुस्तनद सहाफ़ी है और अपना काम कर रहा था और अगर उसने रिपोर्टिंग की है उस वाक़यात के, तो वो टेररिस्ट, एंटी टेरर की किस तरह उस पर लग सकती है। मैं आपके जो भी साहब थे उनकी बात सुन रहा था। मैं समझता हूँ इसके ऊपर उन लोगों ने जिन्होंने ये FIR में सहाफ़ी का नाम दर्ज कराया और अगर वो उसको साबित नहीं कर सकते अभी कि वो दहशतगर्द है और वो सबूत नहीं दे सकते सीनियर अफसर, तो इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। दे शुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस, एक ये मिसाल बन सके कि आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। नुसरत सैर अब्बासी ने भी हमें इस मामले पर ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सहाफ़ी कवरेज करते हैं, सच सामने लाते हैं, उसके बाद ये सज़ा मिलती है कि उनको FIR में नामजद कर देते हैं। क्या कहेंगी आप इस पे? बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। काफ़ी अरसे से मेरा भी सखर के इंसाफियों से ताल्लुक़ रहा है। आज़ादी सहाफ़त पर ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगा है और इस तरह अगर इस तरह के वाक़यात होंगे और जो आज़ाद सहाफ़त है, वैसे ही आपको पता है कि बहुत कम रह गई। बहुत कम ऐसे सहाफ़ी रह गए हैं जो हक और सच की बात करते हैं और अपने हालात को भी इस चीज़ में नहीं लाते और इतनी दहशतगर्दी वाले माहौल में इस कदर थ्रेट्स होते हैं उनको, उसके बावजूद वो हक और सच दिखा रहे होते हैं। तो ऐसे सहाफ़ियों को डराना ये एक तरह का उनको थ्रेट है, ये डराना है कि हट जाओ पीछे, सच दिखाना छोड़ दो और अगर नहीं करोगे तो फिर इस तरह के हालात का सामना होगा। तो ऐसा करेंगे तो फिर जो चंद हक और सच लिखने वाले, सच्चाई दिखाने वाले, हकीकत का आईना दिखाने वाले जो सहाफ़ी हैं वो कहाँ जाएंगे? मुझे बताएं, फिर कहाँ जाए? फिर सब लोग फिर उसी लाइन में लग जाएं। तो खुदारा इस तरह की अगर इक़दाम करेंगे और इस तरह की ऐसे सहाफ़ियों पर एलिगेशंस और उन पर इस तरह के केसेस किए जाएंगे तो फिर बहुत आगे के लिए मुश्किलात होंगी। आने वाली नस्लें, हमारी यूथ इस तरफ नहीं आएंगी, इस प्रोफेशन की तरफ नहीं आएंगी। तो मैं कंडेम करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला असेंबली के फ्लोर पर जरूर इस चीज पर बात होगी और इस चीज पर बहस। बिल्कुल, ये अहम सवाल है नुसरत साहिबा जो आप उठा रही हैं। राना अजीम साहब, आप क्या समझते हैं? आपने दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, आप समझते हैं इसमें कहीं ना कहीं जो हुकूमत वक्त है, सिंध हुकूमत की बात की जाए तो उस पर भी ये मलबा आता है, क्योंकि अगेन पुलिस जो है वो अंडर आती है सिंध हुकूमत के? देखेंगे ये बात बड़ी क्लियर थी है। जो मुकदमा दर्ज किया गया 780 उसमें लगाई गई,
ये किसी सूरत में भी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं लगाई जा सकती। आईजी से मुतल्लिका डीपीओ से इजाजत ली जाती है, उसके बाद 780 लगाई जाती है। ये कोई 506 का मुकदमा तो नहीं था कि जिसमें आम जाए कि मुकदमा हो जाता है। ये जानबूझकर एक सहाफी पर, वो सहाफी जिसको ये वहाँ के मुकामी सियासतदान अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसकी वहाँ पे एक वैल्यू है, और वो टीवी चैनल जो पाकिस्तान के चंद बड़े जो 2 या 3 टीवी चैनल जिसमें उनका शुमार होता है, उसके रिपोर्टर पे मुकदमा FIR क्या हुकूमत की मर्जी के बगैर हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है। ये हुकूमत की इसमें मर्जी शामिल है। इसलिए हम बिल्कुल वाज़ेह कहते हैं कि ये आज़ादी सहाफत पर हमला है। ये हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। समा की आवाज दबाना पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत की आवाज दबाना है। समा की आवाज दबाने का मतलब कि सच को रोकना है, जिसे हम कभी कबूल नहीं करेंगे। और ये सिर्फ अब सखर की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान के सहाफी जो है वो आपके नुमाइंदे के साथ खड़े हैं। ये हमारा PFUJ का बड़ा अहम तरीन साथी है, बड़ा मुतहर्रिक साथी है। और साहिर जोगी पर होने वाला मुकदमा जो है ये इंतजामिया के लिए भी एक चैलेंज बन जाएगा, हुकूमत के लिए भी चैलेंज बन जाएगा। हम हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे, हम अदालतों के दरवाजों तक भी जाएंगे, दरवाजे बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, के समा की आवाज दबाना सच को रोकने के मुतरादिफ है। नुसरत सहर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि ऐवानों तक आवाज बुलंद करेंगी, तो अब वाकई ये वक्त आ गया है कि आज़ादी सहाफत पर जो वार हो रहे हैं, जो कुछ हुआ है साहिल जोगी के साथ, उसके लिए आप आवाज़ बुलंद करें ताकि पता चले कि पुलिस किस तरीके से अपनी मनमानियां करती है। बिल्कुल जी, और ये पहले भी एक सहाफी को कत्ल कर दिया गया था, असीज मेमन। अब अगर इस तरह के वाकयात होंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस मामले में तमाम सहाफी बरादरी, तमाम चैनल्स को भी एक होना चाहिए, तमाम जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनको एक होना चाहिए, तमाम कैमरामैन को एक होना चाहिए। यहाँ यकजहती का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इब्तदा कर ली गई है कि इस तरह के अगर सहाफियों पर केसेस दायर कर दिए जाएंगे, उनकी फैमिली को हरासा करना, ये हरासा करना है, ये डराना है। और वो उस साहिल जोगी की आप देखें तो सही, कोई जाए तो सही, समा को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आते हैं ऐसे इलाकों से, उस टैलेंट को बाहर लाए। वो जिन हालात में इस चैनल के साथ चल रहा है और अपनी सच्चाई के साथ काम कर रहा है, तो फिर अगर इस तरह करेंगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इस वक्त कहाँ है हमारे सिंध हुकूमत, कहाँ है CM साहब, कहाँ है वो मुर्तजा वहाब साहब, कहाँ है ये सारे इस वक्त जो बड़े बयानात देते हैं सहाफत, आज़ादी सहाफत की, आज उनको इस वक्त अपने कोई बयान देना चाहिए। बिल्कुल नुसरत साहिबा, इसमें आम चीज़ ये भी है कि जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे उनकी जानिब से इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था, लेकिन इंक्वायरी कहाँ पहुंची ये तो एक सवाल है ही है। लेकिन वो शख्स, वो सहाफ़ी जिसने आवाज़ उठाई, इस मसले को उजागर किया, उस पर ही ये FIR काट दी गई। बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फंक्शनल लीग के रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी और सेक्रेटरी PFUJ राना अजीम साहब, आपने इस मामले पर, इस मौजू पर इज़हार ख्याल किया, आपका शुक्रिया। कुछ बात कर लेते हैं कोरोना के फैलाव के हवाले से। कराची में साल का पहला लॉकडाउन, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आज शाम 7 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस पर मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साथ बताइएगा क्या सोच रही है इस वक्त सिंध हुकूमत? जी रमीज, बिल्कुल कराची में साल का पहला लॉकडाउन नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। कराची का सबसे बड़ा जिला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जहां पर आज शाम 7 बजे से मखसूस इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। DC साउथ ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हॉट स्पॉट्स हैं उनका तयन किया गया है। 9 UCs हैं ये, जिसके मुख्तलिफ घर और उनसे मुत्तसिल गलियां हैं, जहां पर आज शाम 7 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। DC सेंट्रल का ये कहना है कि 2 हफ्ते के लिए ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद सूरत हाल को देखते हुए इसमें जो है वो आगे भी देखा जाएगा। ठीक है, सूरत हाल को देखते हुए आगे फैसला किया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया साथ साहब भी। कुछ किसानों के एहतजाज की बात कर लेते हैं। इनकी धमकी काम कर गई है। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 फी 40 किलोग्राम करने की समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी। पंजाब असम्बली में नवंबर 2020 में करारदाद के जरिए गंदम की कीमत 2000 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। सिंध हुकूमत गंदम की कीमत 2000 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर कर चुकी है, जबकि पंजाब हुकूमत ने अभी तक 1650 रुपए फी 40 किलोग्राम की सतह पर पजिद है। गंदम की कीमत के लिए हमने जो पंजाब असम्बली की रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक गवर्नमेंट को समरी मूव की हुई है। कल ही मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीलन बात हुई है गंदम की कीमत के बढ़ोतरी के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश हैं
कि गंदम की एक मुनासिब कीमत किसान को मिले। पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स की मुकामी सतह पर तैयारी शुरू हो गई है। रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। पुर्जे से पुर्जा जुड़ने का अमल, मोबाइल सेट की तैयारी में आते हैं मुख्तलिफ मराहल। मार्केट में जाने से पहले फोन को मुकम्मल टेस्ट किया जाता है। इस काम को असेंबली लाइन पर बैठे नौजवान लड़के और लड़कियां अंजाम देते हैं, जिनका कहना है कि मोबाइल फोन की मुकामी तैयारी से हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। मैंने MIT किया हुआ, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मेरी फर्स्ट जॉब है और मैं MS कर रही हूँ नेक्स्ट, और उसके लिए मैं अपने एक्सपेंस भी खुद कर रही हूँ और अपने घर वालों पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रही हूँ। इसकी वजह से काफ़ी जो बेरोजगार थे उनको भी रोजगार मिला है। अच्छी सैलरी पे कर रहे हैं ये लोग। दूसरी तरफ सनअतकार और टेलीकॉम माहिरीन ने भी इस नई उभरती हुई सनत से बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं। उनके मुताबिक मकामी असेंबली प्लान लगने से इब्तदाई तौर पर मोबाइल फोन की दरामदात में 20% तक कमी आ जाएगी। आने वाले दिनों में ये प्लेयर्स बढ़ते जाएंगे और तमाम ब्रांड्स पाकिस्तान में अपनी अपनी असेंबली लाइन के बारे में सोच रहे हैं। हमारा यंगस्टर तबका है वो बहुत ज़्यादा है आबादी के अंदर उनका रेशियो, और आजकल जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं और पीछे भी जो कुछ हुआ है, तो इसके अंदर इस मोबाइल सेट्स की टैबलेट्स की इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रेज हो गई है, क्योंकि ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम वगैरह जो अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। पाकिस्तान में मोबाइल फोन की सालाना तलब 4 करोड़ यूनिट्स है। चीन और दीगर ममालिक से मंगवाने पर $1 अरब से जायद ज़र मुबादला खर्च किया जाता है। सनअतकार पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरक्की का सफर जारी रहा तो अगले 4 से 5 साल में पाकिस्तान में न सिर्फ लाखों नौकरियां पैदा होंगी बल्कि इंपोर्ट बिल भी आधा रह जाएगा। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और बोलो रावलपिंडी में आपको दिखाएंगे महल्ला हुक्मदाद में सरों पर लटकती मौत। गुज़श्ता साल करंट लगने से 18 अफराद जान से हाथ धो बैठे। इलाके की कहानी मकीन ज़हीर अहमद की ज़बानी। मेरा नाम ज़हीर अहमद अवान है। मैं रहने वाला हूँ रावलपिंडी के मोहल्ला हुक्मदाद का। आप इसको मोहल्ला ना कहिए, जंजालपुरा कहिए, जंजालपुरा। जा बजा बिजली की लटकती नंगी तारें हमारे लिए तो मौत का जाल बन चुकी। पिछले साल भी करंट लगने से 18 लोग अपनी जान गंवा बैठे। कई बार शिकायत भी की लेकिन कोई टस से मस ना हुआ। मौत बांटती तारें, हमारे सर पर ये तलवारें कब तक लटकती रहेंगी। वापदा वालों को आखिर कब होश आएगा, इसका कौन नोटिस लेगा। अभी खबर ये कि MQM के फलाही इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात KKF के नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं। FIA ने KMC से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज, अपडेट कीजिए, क्या मालूमात हासिल हुई? जी बिल्कुल, FIA ने जो है KMC को खत लिखा है कि कराची में MQM और MQM में जो फलाही इदारा है KKF, इसकी प्रॉपर्टीज कितनी है, कितनी इसकी जायत है, इसकी तफसीलात जो है फराहम की जाए। FIA ने डायरेक्टर KMC को खत लिखा है और कहा गया कि 2 रोज के अंदर जो जायतें हैं MQM की और KKF की, उसकी तमाम तफसीलात जो है वो फराहम की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FIA जो है वो तहकीकात कर रहा है और तहकीकात में जो है पेशरफ्त हो रही है। इसी सिलसिले में जो है ये रिकॉर्ड मांगा गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अली हफीज। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।